नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। छत्तीसगढ़ के लोहारडी कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक कांग्रेस इस मामले में राज्य सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब लोहारडी की घटना को लेकर जाति की सियासत शुरू हो गई है। अब चौंक सकते हैं सुनकर कि आखिर इस लोहारडी और करवदा कांड में जातिगत एंगल कहां से आ गया। आखिर कैसे अपराध के बीच जातिगत सियासत ने एंट्री मारी है। आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मामले में अब तक कांग्रेस ने 3 हत्याओं को लेकर सरकार पर आरोप लगाया। गांव के लोगों के साथ पुलिस हिरासत में मारपीट का मुद्दा उठाया, लेकिन अब इस मामले में जातिगत सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 166 आरोपियों और उनके खिलाफ लगाई गई धाराओं की सूची जारी की। उन्होंने कहा कि 166 में से 130 आरोपी साहू समाज के हैं, 20 लोग यादव समाज के हैं और 8 लोग आदिवासी समाज के हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ रघुनाथ साहू के बेटे की शिकायत पर मॉब लीचिंग समेत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार साहू समाज समेत अन्य समाज के 166 लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहती है। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोहारडी की घटना को जाति से जोड़कर साहू समाज को साथ खड़ा करने की कोशिश की। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी साहू समाज का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चुनाव के समय खुद को साहू समाज का बताते हैं। ऐसे में जब साहू समाज के लोग संकट में हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। दीपक बैज ने मांग की है कि पीएम राज्य सरकार को निर्देशित करें कि साहू समाज के लोगों को न्याय मिले। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोहारडी घटना को लेकर 3 साहू समाज के बेटों की हत्या को लेकर और लगातार साहू समाज की मांग और उस पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग लगातार करते आ रहे हैं। इसको लेकर मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें लोहारडी घटना का उल्लेख करते हुए इस मामले की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाए और जेल में बंद निर्दोष महिलाओं को तत्काल रिहा किया जाए और पूरे मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता एवं आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, दुर्भाग्यजनक घटना पर इस प्रकार से राजनीति करना उचित नहीं है। सरकार ने सख्त से सख्त कार्यवाही इस मामले में की है। जांच का भी निर्णय सरकार ने किया है और जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी। सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, त्वरित रूप से कठोर कार्यवाहियाँ की है और जांच भी संस्थित की है सरकार ने। तो जांच के आधार पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। दोषी कितना से बड़ा कोई व्यक्ति होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कठोर कार्यवाही करेगी, ये मैं प्रदेश की जनता को सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। लोहारडी की घटना को लेकर अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच वार और पलटवार का दौर चलता रहा है, लेकिन अब इस मामले में जातिगत सियासत की एंट्री भी हो गई है। ऐसे में जांच की दिशा और दशा क्या होगी, कैसे लोहारडी के पीड़ितों को न्याय मिलेगा, इस पर निगाहें होंगी। बहरहाल यही उम्मीद की जा रही है कि लोहारडी की आग में सियासी रोटी सेकने की कोशिश कहीं फिर से गांव की अमन और शांति को खाक न कर दे। टीवी 27 के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। तो लोहारडी कांड पर अब सियासत तेज हो गई है। अब इसमें जाति की भी एंट्री हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन 5 सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और खास करके भूपेश बघेल साहब ये कह रहे हैं कि क्या सरकार 167 लोगों को फांसी देने की योजना बना रही है। इसी पर करेंगे सियासी चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। साथ ही थोड़ी देर में आशीष यादव जुड़ जाएंगे जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस से, और टहल साहू जुड़ जाएंगे जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं साहू समाज के। फिलहाल राजीव चक्रवर्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। राजीव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। लोहारडी कांड को लेकर सियासत अब तक होती आई है,
अब एक नया एंगल इसमें जाति का निकलकर सामने आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि क्या सरकार 167 लोगों को फांसी पर चढ़ाएगी? क्या जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं उन लोगों के नाम पर विवेचना की गई है? क्या सभी साहू समाज के ही लोग हैं? यादव समाज के महज 20 लोग हैं? एक आदमी के कहने पर इतने एफआईआर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी कि राहुल गांधी जी जाति के नाम पर विश्वमन करना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में जी और अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। उनके पूर्वज भी यही करते थे कि आपस में सब कोई का भेदभाव टूट जाए, सनातन समाज की एकता टूट जाए और जी। अपने सत्ता चलती रहे। और इस प्रकार से किसी समाज को दोषारोपण करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी समाज को, अगर भूपेश बघेल जी में इतनी नैतिकता है तो जब ताम्रध्वज साहू जी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उन्होंने उनके रास्तों में कांटे बिछाए, उनको बनने नहीं दिया, षड्यंत्र किया। तो ये इधर वो साहू समाज के वोट लेने की बात करते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति चलाना चाहते हैं। दूसरी ओर इस घटना जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, विपक्ष के होने के नाते उन्हें ये चाहिए था कि वो उसमें जाकर लोगों को समझाइश दें और सामाजिक एकता और सौहार्द स्थापित करें। पिछले 5 वर्षों का जी। ये घटनाक्रम है। ये घटना कोई नई घटना नहीं हुई या अचानक नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों में एक सरकारी शासकीय कृषि भूमि को लेकर 2 पक्षों के बीच में गांव के अंदर जी। विवाद चल रहा था। अमूमन उभय पक्षी थाने में जाकर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाते थे, मारपीट करते थे। उस समय भूपेश बघेल जी के मुंह में दही जमा हुआ था। उस समय वो गद्दी पर थे, उन्हें ध्यान नहीं था और उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उस समय वो संज्ञान लेते तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। चाहे जी। कचरू साहू की मामले की बात हो या जो दूसरे जो मारे गए, जिनको जलाकर मार डाला गया, तो ये होता ही नहीं घटना अगर पहले सरकार संज्ञान लेती, समझौता करवा देती। आज जब जी। ये घटना हो गई है, घटना होने के बाद जो चूंकि वहां के गांव के लोगों की ये मांग है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और न्याय होना चाहिए, तो देखिए कानून अपना काम करता है, उसमें हम समाज का एंगल नहीं दे सकते, उसमें हम राजनीति का एंगल नहीं देख सकते। तो जो पीड़ित पक्ष थे उनको वो न्याय मांग रहे हैं और जी। दूसरी पीड़ित पक्ष जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है ऊपर हमारे ऊपर नहीं हुई है, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर अड़ा हुआ है और ठीक है। कानून अपना, जो पुलिस अपने ढंग से जो लोग आरोपी थे उन्हें नामजद किया गया, उनको अंदर किया जा रहा है, जेलों में निरुद्ध किया जा रहा है। और हो सकता है, जी। निश्चित रूप से मैं नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं कि कुछ लोग नहीं होंगे घटना में, तो जांच रिपोर्ट में उनका नाम हट जाएगा और निश्चित रूप से उन्हें बेल भी मिल जाएगी, उनकी जेल में उन्हें रहना नहीं पड़ेगा। जी। लेकिन पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी सामाजिक सौहार्द को तोड़ रहे हैं, वो ये दिखलाता है कि उनकी मंशा है राजनीति की रोटी सेकना, राजनीति की खिचड़ी पकाना और सामाजिक ताना बाना छिन्न हो जाए और उसके बाद वो अपने जी, मौज करते रहे। लेकिन राजीव साहब सवाल यह है कि भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि हम विपक्ष में भले बैठे हैं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी होती है लोगों के न्याय के लिए लड़ना, और हम लड़ रहे हैं। बिना जांच के एफआईआर दर्ज की गई है, सबसे पहला आरोप तो ये लगा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय की सरकार में या किसी को न्याय मिलेगा या सीधे फांसी पर लटका देंगे। जिन धाराओं के तहत इन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उसके तहत फांसी तक की सजा है, क्या फांसी पर लटका देंगे? क्या 167 लोगों के नाम शामिल कर लिए हैं। वो कह रहे हैं कि एक भी बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए और फालतू में इतने नाम ऐड कर लिए गए। वो कह रहे हैं कि एक आदमी ने कह दिया और आप लोगों ने इतने नाम दर्ज कर लिए, जबकि ऐसे हिंसा लगातार आपके प्रदेश में हो रहे। बलौदा बाजार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ को तो अपराधगढ़ कह रहे हैं। अब वो नहीं, छत्तीसगढ़ तो अपराधगढ़ की शरणास्थली तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने बनाई है। उन्होंने बनाया है छत्तीसगढ़ का अपराधगढ़। उनके अच्छा। संरक्षण में शराब का अवैध कारोबार हुआ, उनके संरक्षण में महादेव ऐप का सट्टा हुआ, उनके कार्यकाल में गली गली सट्टा का और जुआ का कारोबार फैला। ये तो निश्चित रूप से अपराधगढ़ बनाया है भूपेश बघेल जी ने। हम इस नेक्सस को तोड़ रहे हैं और देखिए किसी के कहने पर नहीं होता है। पुलिस जांच कर रही है और उसमें बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी स्तर के लोगों का स्थानांतरण हुआ है, कई जो पुलिस कर्मी थे उन्हें सस्पेंड भी किया गया है और किया जा रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। भूपेश बघेल जी अपने कार्यकाल को याद कर लेते और काश वो छत्तीसगढ़ के ताना बाना को ठीक कर लेते, अपराध को कम कर लेते, तो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। जितनी उनकी नाकामी थी उस नाकामी को हमें
बरतना पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य लेकिन राजीव साहब, सवाल ये है कि भूपेश बघेल साहब के शासनकाल में जो हुआ सो हुआ, ये सारी अपराध, ये सारी घटनाएं तो अभी हो रही है ना, अभी हो रही है, और जनता यही सवाल भी कर रही है आपसे। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरे मामले पे बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठने लायक है। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, कस्टडी में मौत हो जा रही है। इसके साथ ही वो यह भी कह रहे हैं कि एक हिंसा हो तो बात है, 1, 2, 3 लगातार ऐसी हिंसाएं सामने आ रही हैं। नहीं, कोई जो भी देखिए, जो भी हिंसा हो रही है, ये सामाजिक बुराई है, और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि कोई भी हिंसा को अचानक रोका नहीं जा सकता। आप अगर सुदूर दक्षिण पूर्व देशों में देखेंगे, यूरोपीय देशों में देखेंगे, अमेरिकन देशों में देखेंगे, जिन्हें हम लोग तथाकथित रूप से सभ्य कहते हैं, वहां पर भी हिंसा होती है, लेकिन प्रायोजित हिंसा कांग्रेस करवाती है। सिखों का प्रायोजित रूप से नरसंहार करना, गांधी जी की हत्या के बाद चितपावन ब्राह्मण लोगों की हत्या करवाना, ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये जो घटनाक्रम हुई है, पूरी तरह से एक जमीन का विवाद था, जिसमें गांव के अंदर 2 गुट की लड़ाई थी। ये बहुत विकराल रूप ले लिया है, और पिछले 5 वर्षों से लड़ाई चल रही थी। अब भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं 167 लोगों को क्यों किया गया, देखिए ये जांच का विषय है, इसमें जांच चल रही है। कई लोगों के नाम हटाए भी जा रहे हैं, और कई लोगों को निश्चित रूप से आने वाले समय में जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन ये एक संदेश जाना चाहिए कि किसी की कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। और साहू समाज के लोग जिनकी बड़ी चिंता कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो साहू समाज के बाद ये पूरे प्रतिनिधिमंडल आए थे, उन्होंने कहा है कि और भी जांच होनी चाहिए। तो इसमें भूपेश बघेल जी और मरकाम जी को बिल्कुल, दीपक बैज जी को बिल्कुल कोई स्टैंड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इसको घटना से संज्ञान लेकर वहां पर जो सामाजिक ताना बाना है उसे ठीक है राजीव जी। हमारे साथ आशीष यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आशीष साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। नमस्कार सर। नमस्कार आशीष साहब, आप चर्चा में थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन इस बीच राजीव चक्रवर्ती साहब ने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि शुद्ध रूप से राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी करवदा कांड पर। साजिश और सवाल जो लगातार किए जा रहे हैं कि साजिश किसकी थी, जो कांग्रेस पार्टी पूछे, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं इसके पीछे एक बड़ा राजनीति है। आज साहू समाज के हितैषी हो रखे हैं। ताम्रध्वज साहू को जब मुख्यमंत्री बनाना था, अड़ंगे भूपेश बघेल लगा रहे थे। इसके साथ ही यह भी कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि 167 नामों को जोड़ दिया गया है, ऐसे नहीं जोड़ा गया है, जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, ऐसा है कि साहू समाज के युवा मृतक के पिताजी को टिकट देकर किसने ईश्वर साहू को विधायक का टिकट दिया और उस पर राजनीति किसने की, ये छत्तीसगढ़ भली भांति जानता है जी। और उसके बाद रही बात ताम्रध्वज साहू जी की, तो ओबीसी प्रकोष्ठ के वो चेयरमैन रह चुके थे, और छत्तीसगढ़ में एक ओबीसी चेहरा ही मुख्यमंत्री बना था, जो कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे जी। उसके अलावा इस मुद्दे पर अगर 168 में से 130 साहू समाज के लोग हैं, अगर वो लोग साहू टाइटल के लोग हैं, तो इस बात को कहने में और मुखरता से कहने में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी को क्यों शर्म आएगी जी। ये सच्चाई है कि अगर जांच कर रही है इनकी पुलिस, देखिए जब घर जलाया गया तब कहा जा रहा है वहां के आस पड़ोस के लोगों का कि वहां पर जो है इंस्पेक्टर के साथ साथ 2 सिपाही भी मौजूद थे, उनके समक्ष ये घटना घटी और वो रोके नहीं। दूसरी बात, एक कस्टडी में आप देखिए सर, हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में कब देखा है कि एक पुलिस कस्टडी में किसी की पीट कर हत्या कर दी जाती है, और वहां के एसपी को ये लाइन अटैच करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बल्कि ऐसे एसपी के ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए हत्या की साजिश का जी। अगर किसी भी आरोपी या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कस्टडी में पीट कर पुलिस मार देती है, तो ये हत्या नहीं तो अब क्या है। छत्तीसगढ़ में पिछले 9 महीने से कानून व्यवस्था से लेकर इंटेलिजेंस फेलियर अपनी निचले स्तर पर, आज तक के इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। कई दिन छत्तीसगढ़ ने इस 9 महीने में देखे, और अब जब साहू समाज के ऊपर इस तरह से लगातार, पहले सतनामी समाज के लोगों को टारगेट करके जेल भेजा गया, अब साहू समाज के लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और इस बात को हम कह रहे हैं, हमारा काम है, काम है कि जो बात हो रही है उसे मुखरता से कहना और लोगों के सामने लेकर आना और उसकी लड़ाई लड़ना। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। राजनीति वाली बात तब थी हत्या हुए युवक के पिताजी को आपने टिकट देकर पूरी
तरह से राजनीति करा के एक विधायक बना दिया, एक सीधे साधे किसान को, जो पूरे जी। प्रदेश ने देखा। और दूसरी बात, हम बिल्कुल, आप देखिए, चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी कह रहे थे कि मैं साहू समाज से आता हूं। तो जब वो साहू समाज से आते हैं तो निश्चित रूप से वो साहू समाज के लिए खड़े और निर्देशित करें ठीक है। सरकार को। ठीक है। जी, राजीव जी। साहब जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी साहब तो जब प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जब भी पहुंचे, साहू समाज के खुद को बता रहे थे। अब जब साहू समाज के लोगों को, एक मुफ्त इतने लोगों को अंदर डालने की प्लानिंग की जा रही है, भूपेश बघेल साहब तो कह रहे हैं कि फांसी देने की प्लानिंग की जा रही है। सीधे सीधे कहे तो न्याय नहीं मिल सकता, सीधे फांसी पर ही लटका दो। तो इस वक्त क्या साहू समाज के लोगों के लिए ध्यान नहीं जा रहा? और भूपेश बघेल की जो चालाकियां हैं, जी अब जो मृतक है वो, अगर जिस इंसान को जिंदा जला दिया गया और उनके घर के लोग और उनके समर्थित गांव के लोग, जो दूसरे दिगर साहू है, यादव है, पुष्टा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अब जी। न्याय मिलना चाहिए, किसी को अंदर में नहीं करे, कोई जेल में भी नहीं जाए, तो ऐसा कानून में कहीं नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है, राहुल गांधी जी जाकर विदेशों में भारत के सनातन धर्म के खिलाफ, राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर जातिगत बातें कर समाज की जो समाज की जो ताना बाना है, जो सामाजिक जी। समरसता है, उसे तोड़कर अपनी वोट की खिचड़ी पकाना चाहता है। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने दिखला दिया कि इनकी जो ये साजिश है, वहां जाकर जाट समुदाय को ये उकसाना कि गुर्जर आपके ऊपर राज कर रहे हैं, गुर्जरों को बोलना कि जाट आपके ऊपर राज कर रहे हैं। अरे राजीव साहब, हरियाणा का जो होना था वो कांग्रेस पार्टी देख रही है, चिंतन मंथन चल रहा है, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तारतम्य है वही जी। भूपेश बघेल की, जब चुनाव में बुरी कदर हार गए, जो भूपेश जी कहते थे कि अपनी बात पार तुल्य दे के अपने सरकार की वैतरणी की पार नहीं कर पाए, हार गए। अब वो सामाजिक, उनको ये एहसास हो गया कि तमाम जो ओबीसी वर्ग के बंधु है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, वो सामाजिक ताना बाना तोड़ना चाहते हैं, सत्तामी समाज में जाकर बरगला रहे हैं उन्हें, और समाज को बरगला रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारा इतना मजबूत है सामाजिक ताना बाना छत्तीसगढ़ का, तब तक को न्याय जी। नहीं मिलना चाहिए। कोई भी मॉबलिंग हो जाए, होता रहे कि ये अमुक समाज के, पूरे साहू समाज के लोगों ने कहा है कि हमें न्याय चाहिए। लेकिन राजीव साहब जो सवाल पीड़ित इसलिए है, देखिए राजीव साहब सवाल इसलिए बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो करवदा कांड हुआ, लोहराडी कांड, इसमें साहब कस्टडी में मौत अपने आप में बड़ा सवाल है। आशीष साहब भी यही सवाल कर रहे हैं आपसे। इसके साथ ही क्या आईपीएस अफसर पर एफआईआर हुई है क्या, ये भी पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, क्या एफआईआर हुई, सिर्फ सस्पेंड कर देना, लाइन हाजिर कर देना, क्या एफआईआर हुई है क्या किसी पर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कस्टडी में मारा गया है, वो जांच का विषय है, उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है पोस्टमार्टम की, और जी। भी हुई है, वो बहुत दुखद है। और कभी भी ऐसे, हम आज पक्ष में हैं, कल प्रतिपक्ष में चले जाएंगे, लेकिन ये कस्टोडियल में मौत होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गंभीर मामला है, वो नहीं होना चाहिए था। उसकी जांच तो हम स्वयं भी कर रहे हैं, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी मांग की है कि कस्टोडियल मौत की कड़ी से कड़ी जी। सजा होना चाहिए। और हम बिल्कुल साथ में लामबंद है कांग्रेस के बंधुओं के साथ कि कोई भी कस्टोडियल मौत नहीं होनी चाहिए। तो दंड देने का अधिकार माननीय न्यायालय को है, पुलिस को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस न्याय व्यवस्था संभाले, दंड नहीं दे, दंड न्यायालय देती है। तो ठीक है। वो मामला, उसमें गंभीर जो है वो पुलिस की लापरवाही हुई है, और पुलिस के लोग अभी सस्पेंड कर दिए गए हैं, वो टेस्ट कर दिए गए हैं। और जिस दिन देखिए, चूंकि एक शासकीय नियमावली है कि हम किसी भी शासकीय कर्मचारी को अरेस्ट करने के लिए या जेल में भेजने के पहले क्रमांक 27 का लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट एक्ट, उनको जेल में नियुक्त करने के पहले उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, जांच होगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, उनके ऊपर एफआईआर होगा। आपको मैं सनद करवा दूं कि भारतीय जी। जनता पार्टी के समय 2 एडिशनल एसपी लेवल के लोगों को कार्रवाई की गई थी, उनको ठीक है। एफआईआर किया गया, तो बिल्कुल न्याय मिलेगा। ठीक है। तो खा रहे हैं। आशीष साहब, न्याय मिलेगा, इसको लेकर चिंता व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही कहा यह जा रहा है, जब भूपेश बघेल साहब ये कह रहे हैं कि बीएनएस के तहत धारा 103 ये लगा दिया जा रहा है, जो कि हत्या में लगाया जाता है, इसके साथ ही 191 भी दंगा कराने जैसे मामले लगाए जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही है ना साहब, ये तो प्रशासन लगा रही है ना। प्रशासन जांच पड़ताल अपने लेवल पे कर रही है। इनका ये कहना है कि प्रशासन जांच पड़ताल लगातार कर रही है, न्याय प्रणाली पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा रखना चाहिए।
न्यायपालिका पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का पूरा भरोसा है, लेकिन प्रश्न जी। जिस दबाव में काम कर रहा है, जिस दबाव में जो है आंदोलनकारी जो सड़कों पर है, उनको एक एक लोगों को 6-6 पुलिस वाले में नजर आते हैं और ये कह रहे हैं कि भैया वो सरकारी कर्मचारी हैं। आशीष साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सही से। आवाज आपको? बिल्कुल आशीष साहब, अब आवाज आ रही है, आप अपनी बातों को कंप्लीट करिए। मेरा कहना है कि जैसे उन्होंने कहा कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनके ऊपर कार्रवाई करने से पहले जांच होनी चाहिए, पूरी जांच के बाद ये एफआईआर कर सकते हैं। वहीं जो जनप्रतिनिधि है विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर ये एफआईआर करते हैं, किस बयान के तहत वो पुलिस आज तक सामने नहीं लाती, 90 दिन हो जाने के बाद भी चार्जशीट पेश नहीं की जाती है। तो ये दोहरा चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का, आप एक मामले जांच के पहले एफआईआर करते हैं, फिर जांच शुरू करते हैं और दूसरे मामले में आप जांच की दुहाई देते हैं। सबने देखा, सबने वीडियो उसके मीडिया के पट देखा जी। ठीक है आशीष साहब, आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है शायद। मैं राजीव साहब से एक बार फिर से सवाल लेता हूं। राजीव साहब, आशीष साहब तो कह रहे हैं कि देखिए न्याय प्रणाली पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन न्याय प्रणाली का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हमने तो देखा कि किस तरीके से देवेंद्र यादव को बिना प्रमाण बिना सबूत के अंदर कर दिया गया। हमारे विधायक हैं, जब उनको अंदर कर दिया गया, इसके बाद कैसे रात में गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कैसे षड्यंत्र रचा जाता है और इन बस दोषारोपण के लिए विपक्ष को क्या दिया जाता है। विपक्ष की एक एंगल है इसमें। न्यायपालिका अपनी रफ्तार से काम करती है। जहां तक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की बात है, तो देवेंद्र यादव जी के ऊपर नोटिस शामिल की गई थी कि अपना पक्ष रख दीजिए, जवाब दे दीजिए, और तमाम वो सोशल मीडिया के फोटोग्राफ और वीडियो उपलब्ध है जिसमें देवेंद्र यादव जी लगातार लोगों को उकसा रहे थे कि आग लगा दीजिए प्रशासन पर, पुलिस पर। तमाम जो थे, जो तमाम जो सबूत थे वो पुलिस के पास, और एक भी नोटिस के उन्होंने तामील नहीं किए। तो उसके बाद वो भूमिगत हो गए, लापता हो गए। उसके बाद भी पुलिस ने उनसे बार बार संपर्क करने की कोशिश की। तो ये जो बाद में जांच की रिपोर्ट आई कि उसमें संलिप्तता पाई गई, कांड तो अभी भी चलेगा। और दुख की बात यह है कि कांग्रेस के विद्वान बार बार हर जिले में जाकर बलौदाबाजार कांड की दुहाई देते हैं। बलौदाबाजार लेकर खड़ा होगा, अगला बलौदाबाजार फलाना जिला होगा। व्यवस्था तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने ये लिया है और उसकी धमकी देते हैं दूसरे जिलों में जाकर। कांग्रेस का काम ही है वोट डालो और राज करो। ठीक है, कांग्रेस का काम है वोट डालो राज करो, ठीक है, लेकिन इस मामले को लेकर जल्द से जल्द न्याय मिले, यही जनता भी चाहती है और यही छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी चाहती है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष साहब और राजीव साहब। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब करवदा कांड में सियासत एंगल एंट्री ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि साहू समाज के लोगों पर ज्यादती की जा रही है, एक साथ इतने लोगों के नाम के पीछे कोई साजिश जरूर है। फिलहाल अब सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 27 पर खबरों का सिलसिला जारी है।